स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल आइस धनुष की पूरी शक्ति। अजीब बात है, अचानक ठंड लग गई। क्या मौसम बदल रहा है? क्या वह नंदिनी नहीं है? ऐसा लगता है कि उसे एक विकल्प के रूप में बदल दिया गया था। मैंने किसी को यह कहते हुए भी सुना कि उसे टीम से बाहर किया जा सकता है। यह काउंसिल के सदस्यों के निर्णय पर निर्भर करेगा। अनिकेत भीड़ के बीच खड़ा होकर नंदिनी की ओर देख रहा था, जो उपहासपूर्ण दृष्टि से उनकी ओर बढ़ रहा था। कहो नंदिनी, क्या तुम गलत जगह पर आई हो? यह सभा केवल मुख्य टीम के लिए है। मुझे पता है कि तुम अभी एक विकल्प है, लेकिन कौन जानता है आप जल्दी राष्ट्रीय टीम में भी नहीं होंगे। भीड़ के बीच एक लड़की ने कहा, जिसके बाल भूरे रंग में रंगे हुए थे। वह शिवांगी थी, वह युवा प्रतिभा जिस पर सिंह कबीले ने अपना समर्थन केंद्रित करने का निर्णय लिया था। शिवांगी वास्तव में नंदिनी से नफरत करती थी, क्योंकि सिंह कबीले में उसकी स्थिति के बावजूद उसे छोटी कुतिया के रूप में चुना गया था। नंदिनी लंबे समय से उसके सिर पर खड़ी थी, लेकिन स्वर्ग ने आखिरकार उसे एक मौका दिया था। इस प्रकार शिवांगी वर्तमान परिस्थितियों से बेहद संतुष्ट थी। नंदिनी ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। वह सीधे पांचों सलाहकार के पास पहुंची। पांचों सलाहकार में बड़े अधिकार वाले लोग शामिल थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, अंतिम निर्णय तो वे ही लेते हैं। दुर्भाग्य से 5 सलाहकार किसी भी के प्रति कभी पक्षपाती नहीं थे। उन्हें सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का कारण यह था कि उनका लक्ष्य एक ही था, वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में उच्चतम संभव रैंक हासिल करना। हालांकि ऐसा महसूस हुआ कि वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट मुख्य रूप से युवा मैजिशियनों के बीच प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित था। यह हर देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि टूर्नामेंटों में देशों की रैंकिंग का उपयोग संसाधनों के वितरण को निर्धारित करने के लिए किया गया था। वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट कोई खेल नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी होंगी। मुझे पता है कि मुझे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है, और मैं इसके पीछे का कारण भी जानती हूँ, लेकिन मैं आज यहाँ केवल एक ही कारण से आई हूँ, ताकि आप हमारा पुनर्मूल्यांकन कर सके। नंदिनी सलाहकारों के सामने खड़ी हो गई और सख्ती से कहा, पुनर्मूल्यांकन करें? ओ नंदिनी, मुझे पता है कि यह घटना आपके लिए बेहद अनुचित है, लेकिन शैतान नगरी ने जो पाप किए वे बिल्कुल अक्षम्य थे, और वास्तव में आपको टूर्नामेंट में भाग लेने की अनुमति ना देकर आपकी रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। प्राचीन राजधानी की आपदा में पीड़ितों की शिकायतें बहुत प्रबल थी। यदि आप हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हुए जनता के सामने आते हैं, तो वे आप पर दोष भी मढ़ सकते हैं। स्तेंद्र ने चतुराई भरे शब्दों में सलाह दी। स्तेंद्र वह जानता था कि नंदिनी राष्ट्रीय टीम में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी और की तुलना में अधिक योग्य है। हालांकि प्राचीन राजधानी की आपदा का अभी अभी समाधान हुआ था। लोग अभी भी नफरत में अंधे थे। इसलिए मैंने आपसे मेरा पुनर्मूल्यांकन करने के लिए कहा है। मुझे आशा है कि यह धनुष मेरे प्रति आपकी पक्षतापूर्ण राय को दूर कर सकता है। कौन सा धनुष? अन्य सलाहकार भ्रमित थे। नंदिनी ने आगे कुछ नहीं कहा। वह घूमी और अपनी निगाह विशाल खाली द्वंद मैदान पर टिका दी। अचानक उसके बर्फीले चांदी के बाल ऊपर उठे और उसकी लंबी स्कर्ट हवा में उड़ गई। अचानक आई ठंडी हवा में उनका ग्लैमरस फिगर और भी शानदार लग रहा था। उसका जन्मजात आइस सोल सीड, हवा में बहते बर्फ के रंग वाले बाल और बर्फ जैसी चिकनी कोमल त्वचा, वह वास्तव में सबसे उत्तम आइस मैजिशियन थी। आइस एलिमेंट पर उसका ध्यान
और जो आइस और बर्फ में विलीन हो गई थी ने सलाहकारों को आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि नंदिनी अपनी असाधारण सुंदरता प्रदर्शित करने के लिए यहाँ नहीं थी। उसने धीरे धीरे अपनी भुजाएं फैलाई, अपने आसपास के क्रिस्टलीय बर्फ के कणों को जमा करते हुए एक आश्चर्यजनक आइस धनुष में संयोजित कर दिया। धनुष में प्रत्यंचा और तीर की कमी थी, लेकिन नंदिनी ने अपना हाथ पीछे खींच दिया। उसकी आधी मुड़ी हुई तर्जनी और मध्य उंगली के बीच एक पारदर्शी लुभावना तीर दिखाई दिया। क्या यह है? सतेंद्र और 4 राष्ट्रीय टीम सलाहकार दंग रह गए। नंदिनी ने तीर छोड़ दिया। उसके लंबे बाल हवा के अचानक झोंके में बेतहाशा उड़ गए और एक कला के काम की तरह अति सुंदर चेहरे को ढक दिया। बर्फ का तीर आगे बढ़ा और तुरंत विशाल द्वंद्व मैदान में भयंकर बर्फीला तूफान खड़ा कर दिया। तीर हवा में चला गया। इसने एक चाप खींचा और तार के आकार की द्वंद्व युद्ध भूमि पर उतरा। बर्फ के क्रिस्टल अत्यधिक बर्फीले ऑरा के साथ तेजी से फैलते हैं, जबकि लोग अभी भी नंदिनी द्वारा चलाए गए तीर की भयानक ऑरा से हैरान थे। जैसे ही तीर जमीन पर गिरा, पूरी जगह पूरी तरह से जम गई। बर्फीली ऊर्जा ने अवरोध को पार कर लिया और सीटों को जमा दिया। सौभाग्य से सीटों पर कोई बैठा नहीं था। पलक झपकते ही वे बर्फ से ढक गई। द्वंद्व युद्ध मैदान का आधा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ था। प्रतिबिंब जबरदस्त दृश्य प्रभाव के साथ एक मनमोहक दृश्य था। दसों छात्रों ने अपना सिर घुमाया और शून्य चेहरों के साथ आश्चर्यजनक दृश्यों को देखा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि नंदिनी, जिसे वे अपने बराबर मानते थे, ने ऐसे दुर्जय आइस मैजिक में महारत हासिल कर ली थी, जो उनके सर्वोत्तम स्पिलों से अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली थे। 5 सलाहकार अवाक रह गए, सदमे से अभिभूत हो गए। पुनर्मूल्यांकन करे तो लड़की का यही मतलब था, पूर्ण शक्ति। वो अपने नाम पर लगे दाग को जबरन मिटाने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की योजना बना रही थी। वह राष्ट्रीय टीम की उम्मीदवार बनने से हार नहीं मानेगी। इस अवसर के लिए उसने पिछले कुछ वर्षों में लगन से काम किया था। उसने शुरू में सोचा था कि वो आइस क्रिस्टल धनुष पर भरोसा किए बिना आसानी से स्थान सुरक्षित कर सकती हैं। मैं टीम में शामिल होना चाहती हूँ, भले ही मैं केवल एक विकल्प हूँ। नंदिनी ने गहरी सांस ली। विकल्प यानी सब्स्टिट्यूट। उसने अपनी पकड़ मजबूत की और आइस क्रिस्टल धनुष को तोड़कर पाउडर बना दिया। नंदिनी को स्पष्ट रूप से पता था कि संभावना है कि वे उसे विकल्प की सूची से हटा देंगे। द्वंद्व युद्ध मैदान के आधे हिस्से को बर्फ में तब्दील होते देखने के सदमे से उबरने में सलाहकारों को काफी समय लगा। नंदिनी के तीर ने उनके दिलों को पूरी तरह से हिला दिया था। उन्होंने एक दूसरे से इस तरह नजरें मिलाई मानो वे आपस में चर्चा कर रहे हों। आइस एलिमेंट पर उसकी शक्ति वास्तव में उनके निर्णय का पुनर्मूल्यांकन करने के योग्य थी। आपकी ताकत ने वास्तव में हमें प्रेरित किया है। हम व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करेंगे कि सीनियर अधिकारी सब्स्टिट्यूट के रूप में टीम में आपका स्थान सुरक्षित करें। आप अन्य देशों में ट्रेनिंग में दूसरों के साथ शामिल होंगे। माथे पर बाघ की दाढ़ियों वाले एक सलाहकार ने कहा। सीनियरों ने पहले से ही टीम में शामिल होने के लिए एक विकल्प की व्यवस्था कर दी है। और अब वह आदमी के बगल में एक छोटे सलाहकार ने कहा, जिसका नाम जितेश था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रेनिंग 1 साल तक चलेगी और प्रत्येक छात्र पूरे ट्रेनिंग के दौरान अछूता नहीं रहेगा। कोई मर सकता है, कोई अयोग्य हो सकता है। सलाहकार जितेश ने कहा, उन्हें ट्रेनिंग के लिए राष्ट्रीय टीम में शामिल होने देना ठीक है। सतेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सहमत हूं। ट्रेनिंग पर 12 या 13 लोगों को भेजने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे सेकंड सब्स्टिट्यूट कौन है? मैं उसे पहले कभी नहीं मिला। मैंने भी नहीं देखा। हमारे द्वारा उसकी ताकत का मूल्यांकन किए बिना ही उसे टीम में शामिल कर लिया गया था। किसी को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि राष्ट्रीय सरकार स्वयं व्यवहार कर रही है। जितेश,
क्या आप बच्चे की पृष्ठभूमि से अवगत है? वो हम पांचों को दरकिनार करने में कैसे कामयाब हुआ? यहाँ तक कि बड़े अधिकारी के बेटे को भी मेरी डांट सुननी पड़ती है। वो कौन हो सकता है जो ऊपर वाले इतने गुप्त व्यवहार कर रहे हो? छोटू ने कहा। जितेश ने बोलते हुए अपना सिर हिलाया। मुझे भी कोई सुराग नहीं है, मैं केवल इतना जानता हूं कि बच्चे का नाम आदर्श है। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल। पहाड़ से नीचे की ओर जा रहे हैं। मुझे लगा कि आप फिर से अपना बलिदान देने जा रहे हैं। मिसेस भावना की आवाज एक अजीब स्वर के साथ आदर्श के कानों में आई। आदर्श जानबूझकर एक चट्टान के किनारे अपने पैर की उंगलियों पर खड़ा था। उसके कानों के पास तेज हवा बह रही थी। उसके पैरों के सामने सफेद कोहरे से ढकी एक गहरी खाई थी। हेलो, नमस्ते। हाँ, मैंने खा लिया है। यहाँ का खाना काफी हल्का है। पुराने आदमी ने मुझे मांस खाने से परहेज करने के लिए कहा था, लेकिन मैं आमतौर पर पहाड़ों में शिकार करने जाता हूँ। पहाड़ी जानवर बिल्कुल स्वादिष्ट होते हैं, शुद्ध, प्राकृतिक और प्रदूषण मुक्त। आदर्श ने ऊंची आवाज में जवाब दिया। विभिन्न चट्टानों का परीक्षण करने और लगभग 2 बार किनारे से गिरने के बाद आदर्श को पता चला कि इस चोटी का पूरे माउंट हुआ में सबसे अच्छा सिग्नल था। आपसे खाने के बारे में किसने पूछा है? मैं गंभीर हूं। आपको शैतान नगरी के उन पागलों से दूर रहना चाहिए। मुझे चिंता है कि तुम अचानक चले जाओगे। मिसेस भावना ने कहा। क्या मेरी कल्टीवेशन? यह जल्द ही ठीक हो जाएंगी। मैं अभी भी एडवांस लेवल पर हूँ। मैं न केवल अन्य एलिमेंटों की निहारिकाओं को पुनर्स्थापित करने में कामयाब रहा, बल्कि वे सभी अब 3rd लेवल में भी है। यह स्थान कल्टीवेशन के लिए उत्तम है। मुझे इससे लगभग प्यार हो गया। एकमात्र नकारात्मक पक्ष यह है कि आसपास कोई अच्छा रेस्तरां नहीं है। ओह, मुझे मादा मंदिर भी नहीं मिली। मिसेस भावना, आप मेरे साथ यहाँ आकर कुछ दिन क्यों नहीं बिताती? कंक्रीट से भरे शहर में बहुत अधिक समय बिताना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आपको प्रकृति के करीब खड़े होने के लिए यहाँ आना चाहिए। आदर्श की आखिरी बार किसी से बातचीत हुए काफी समय हो गया था। वह फोन पर बात करता रहा। मिसेस भावना का माथा काली रेखाओं से ढका हुआ था। वह जानती थी कि पहाड़ में सिग्नल खराब है, लेकिन इतना खराब नहीं होना चाहिए। ओह, मुझे तुमसे कहना है, मिसेस भावना ने सख्ती से कहा। हाँ जी, कहो, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से सुन सकता हूँ। क्या तुम्हें याद है कि वह बड़ा आदमी शहर में कैसे आया? मिसेस भावना ने कहा। मिसेस भावना ने जिस बड़े आदमी का उल्लेख किया था, वह काला सांप का जिक्र कर रही थी। अब उसे हांगजो की बहुमूल्य संपत्ति माना जाता था, जो वेस्ट लेक की ओर बहुत से पर्यटकों को आकर्षित करता था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे असली काले सांप को देख सकेंगे। वे कहानियां सुनकर, दृश्यों का आनंद लेते हुए और पश्चिमी झील के नीचे विशाल शैडो को देखकर काफी संतुष्ट थे। मैं करता हूं, मैंने अब अपनी पैंट लगभग गिल्ली कर ली थी। आदर्श वाक्य को स्पष्ट रूप से सुनने में कामयाब रहा। आदर्श को याद आया कि वह उस समय राधा के साथ डेट का आनंद ले रहा था। यहाँ तक कि उन्होंने टेबल के नीचे अपने फोन के जरिए रात के लिए एक रोमांटिक कमरा भी बुक कर लिया। हालांकि 2 गगनचुंबी इमारतों के बीच काले सांप की अचानक उपस्थिति ने उसकी योजना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। किसी भी तरह काला सांप ने उसे होटल का कमरा दे दिया। शुरुआत में मैंने सोचा कि वह केवल अपने एक्सिस के दौरान अपने अस्थिर भावना के कारण वहां आया था। हालांकि बड़ा आदमी हाल ही में जगा है, इसलिए मैंने उससे इसके बारे में पूछा है, मिसेस भावना ने कहा। आदर्श को अब यह याद आया, काला सांप ठीक उसी इमारत को घूर रहा था जिसमें वह था। अधिक सटीक रूप से सांप उसके फर्श को घूर रहा था, ठीक उसे। काले सांप ने खुद को केवल तभी दिखाया जब उसे कोई खतरनाक एहसास हुआ, और काला सांप जैसे प्राणी के लिए बहुत सी चीजें उसे खतरे का एहसास कराने में सक्षम नहीं थी। आदर्श को अब भी समझ नहीं आया कि आखिर उस इमारत में क्या था जिसने उसका ध्यान खींचा था। क्या मेरे रक्त में मौजूद डीमन एलिमेंट के कारण? आदर्श ने पूछा। भावना और उसके लोग डीमन एलिमेंट से अवगत थे। हांगजो में परिवर्तन संघ उनका सहयोगी था। मिसेस भावना के दादू
सत्ता में रहते हुए वे निश्चित रूप से उसकी खातिरी से गुप्त रखेंगे। मैंने भी ऐसा सोचा था, लेकिन जाहिर तौर पर इसका कारण यह नहीं है। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे पीछे कोई उन्हें असहज कर रहा था। हालांकि वह तुरंत गायब हो गया जब उसे पता चला कि वह व्यक्ति उतना खतरनाक नहीं था जितना उसने सोचा था, मिसेस भावना ने कहा। मेरे पीछे? आदर्श और भी हैरान था। ध्यान से सोचो, क्या तुम्हें कुछ याद है तुम्हारे पीछे कौन था? बड़े आदमी का कहना है कि वह व्यक्ति आपके बहुत करीब था, मिसेस भावना ने कहा। मेरे पीछे? उस समय आदर्श अपने वाक्यों के बीच में रुक गया। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। इसके तुरंत बाद उसने जल्दी से अपना सिर हिला। असंभव, यह संभव नहीं है। उसके पीछे वाली व्यक्ति राधा थी। उसके पास ऐसा और क्यों होगा जिससे काले सांप को भी खतरा महसूस होता हुआ? इसके बारे में सोचे, मैं तुम्हें फिर से याद दिला रही हूँ, मिसेस भावना ने कहा। मैं समझ गया, आदर्श ने सिर हिलाया। कॉल काटते ही आदर्श के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। काला सांप उनसे कभी झूठ नहीं बोलेगा, जिसका मतलब था कि वह केवल उसके पीछे वाले व्यक्ति के कारण आया था और उसके पीछे केवल राधा थी। राधा काले सांप को असहज क्यों महसूस कराएंगी? अरे बूढ़े आदमी, मैं पहाड़ से नीचे जा रहा हूं, आदर्श ने गंभीर स्वर में कहा। क्या आप वाकई यहां कल्टीवेशन करने में अधिक समय नहीं बिताना चाहते हैं? अधिकांश लोगों ने यहां अधिक समय तक रुकने के लिए कहा है। पुरानी पोशाक पहने एक बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया। मैं अड़चन तक पहुंच रहा हूं, यहां आगे कल्टीवेशन करना व्यर्थ है। आप सही कह रहे हैं। एक साहसिक यात्रा पर जाइए, यह आश्चर्य से भरी एक विशाल दुनिया है। कल्टीवेशन के पथ पर आपको अनुभव और आप दृष्टि को विस्तृत करने की आवश्यकता है। फिर मिलेंगे। मैं आश्चर्यचकित हूं, अगली बार जब तुम आओगे तो शायद मैं मर जाऊंगा, बूढ़े ने कहा। इसमें क्या बात है? क्या मुझे तुम्हें एक लड़की से मिलवाना चाहिए? मैं साधु हूं। आप साधु हो? यह एक भिक्षु के समान ही है। इसमें मेरी रुचि नहीं है, मेरी रुचि नहीं है, बूढ़े आदमी ने अजीब चेहरे के साथ कहा। पाखंडी, लेकिन मुझे कहना होगा, तुम काफी दिलचस्प बूढ़े आदमी हो। तुम मुझे अतीत में मेरे स्कूल के पीछे के बूढ़े आदमी की याद दिलाते हो। कितने अफसोस की बात है, वह पहले ही दुनिया छोड़ चुके हैं। मुझे यकीन है कि अगर मैंने उसे आपसे मिलवाया तो आप दोनों की अच्छी दोस्ती होती। इसे भूल जाओ। हो सकता है कि मरने के बाद आप दोनों उसी नर्क के राजा को रिपोर्ट करेंगे। अब जाने का समय हो गया है, आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा। बूढ़े आदमी ने आदर्श को मुस्कुराते हुए जाते हुए देखा। जैसे ही आदर्श दूर चला गया, बूढ़ा आदमी अपने आप से बुदबुदाया। पुराने दोस्त, तुमने एक बहुत ही दिलचस्प युवक को चुना है। चकाचौंध कर देने वाली धूप की झिलमिलाहट के साथ आसमान साफ नीला था। नीचे एक विशाल कपास कैंडी का मैदान सफेद भूमि की तरह फैला हुआ था। ऐसा लगा जैसे इस पर दौड़ना संभव है। आदर्श ने अपनी फ्लाइट में खिड़की के करीब की सीट चुनी थी। खिड़की के बाहर का दृश्य मनमोहक था। वह बादलों और नीले आकाश के बीच अस्पष्ट आकृतियों को उड़ते हुए देख सकता था। शायद कुछ 20 सबसे अधिक ऊंचाई तक पहुंचने के अपने रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। यात्रियों, हम 15 मिनट में हांगझो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेंगे। कृपया अपनी सीट बेल्ट लगाएं। और विमान में उद्घोषणा हुई। आदर्श अब बादलों के नीचे शहर की छाया देख सकता था। उसकी ऊंचाई से गगनचुंबी इमारतें और राजमार्ग दोनों एक टेबल टॉप ड्राइंग पर घने बिखरे हुए मॉडल की तरह लग रहे थे। आदर्श विमान से उतर गया और अपने मन में मौजूद नंबर पर कॉल करने ही वाला था, तभी उसके फोन पर अधिकारियों की डांट और दहाड़ वाले संदेशों के साथ लगातार बीप बजने लगी, जिसमें आदर्श को राष्ट्रीय महल में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।